नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से अर्थात अपने देश भारत की जनता से अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। बिहार के चुनाव की बात कर लेते हैं। एक कोई बिहार का ही रहने वाला है, वो उसने ओपिनियन पोल दिखा रहा था और उसने YouTube पर अपलोड किया हुआ है और वो ये भी दावा करता है कि जो दिल्ली में चुनाव हुआ था विधानसभा का, जो लोकसभा का 2019 का चुनाव हुआ था, उसने भी जो प्रेडिक्शंस किए थे, जो उसने ओपिनियन पोल दिया था, वो नतीजे उसके आसपास आए हैं, ऐसा उसका दावा था। तो कह रहा था कि 1 से 10 सीटें माने 2 से 42 विधानसभा 243 शायद है, हाँ 243 में से 1 से 10 आरजेडी को, 60 बीजेपी को, 30 जेडीयू को और 10 कांग्रेस को और 21 जो है कुछ और को ऐसे ही 21 से 22 जो भी है। तो इस प्रकार से जो है यदि 2022 को यदि एनडीए मैनेज नहीं कर पाए तो आरजेडी की सरकार बन जाएगी। अब यह सवाल है कि आरजेडी की सरकार बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि आरजेडी को इसे 10 सीट मिलना ही जो है यह देश के लिए कलंक है। कोई भारतीय जनता ताकत दल पर यह आरोप लगा सकता है कि भाई ये जनता की आवाज को आप कह रहे हैं देश का कलंक है। बिल्कुल कलंक है। जातिवाद के नाम पर यदि इस तरह की बात आ रही है तो हमारे इस देश के किसी भी भूभाग से बात आ रही है तो कलंक है वो। और इस कलंक को मिटाने की जिम्मेदारी हमारे बिहार के आदरणीय भारतीय भाई बहनों की है और उनको जातिवाद का जो जंजाल है, जातिवाद का इतना बड़ा जो जहर है, उसमें ये इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियां उनको ढकेल करके अपने स्वार्थ नीति या जिसको इन सबों ने अपना राजनीति नाम दे रखा है और वोट सत्ता की साजिश करते हैं। और जैसा कि वो ओपिनियन महापोल बता रहा था बिहार का, अब वो कितना सत्य है, लेकिन बता रहा था कि आरजेडी की 1 से 10 आउट ऑफ 243 तो हमारे काफ़ी भारतीय भाई बहन जातिवाद के शिकार हैं और उस जातिवाद के आधार पर यदि इतना वोट, इतनी सीट मिलती है तो एक निश्चित है इस देश के लिए कलंक है। और इसलिए भारतीय जनता ताकत दल का दायित्व और बढ़ जाता है और खैर इस चुनाव में
आने की सोच रहा था, उसकी योजना थी, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं उनको कोरोना हो गया, वो आइसोलेशन में चले गए, क्वारंटाइन हो गए, तो ये सब बात आई। लेकिन बिहार जो जातिवाद के अभिशाप की जकड़ में है, ये साबित हो रहा है। और इसलिए भारतीय जनता दल और जितनी भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, यानी भारतवादी ताकतें, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि बिहार जैसे प्रांतों को जातिवाद के जंजाल से कैसे निकाला जाए। तो बिहार को जातिवाद और दक्षिण के राज्य जो है वो भाषावाद की जकड़ में है, और संप्रदायवाद तो खैर है ही। तो ये चुनौती जो है बहुत बड़ी है। भारतीयता के माहौल को लाने में ये सब जातिवाद का जो नमूना अभी सामने आ रहा है, प्रांतवाद और भाषावाद जो दक्षिण भारत के राज्यों से आता है, और संप्रदायवाद तो खैर है ही, और समूहवाद है, क्षेत्रवाद है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद भी है। ये जितने जहरवाद हैं, इसके रहते हमारा मुल्क भारत महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं। और भारतीय जनता दल जब तक कि विकल्प के रूप में खड़ा नहीं होता है, और खड़ा होने की कोशिश चल रही है, निकट भविष्य में पूरे देश में अपना ये ढांचा भी बनाएगा, तो लोगों के बीच में जाएगा। ये सिर्फ जो है यूट्यूब तक सीमित नहीं रहेगा। थोड़ा सा संजोग बीच में आ गया था जो कि प्रतिकूल है, लेकिन आप लोगों के बीच में आएगा। अब अच्छा, और ये यूट्यूब कितना लोग देखते हैं, कितना आगे बढ़ाते हैं, इस पर भी ये निर्भर करता है। तो जो आवश्यकता इस बात की है कि आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, काकस, जिसको क्या आप लोग भ्रम या भूल या गलती वश उसको कांग्रेस कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वो है ही नहीं। वह एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेडी है, जो संगठन पर बिल्कुल गंडुली मार करके बैठी हुई है, और उसका अपने स्वार्थ के हिसाब से, निहित स्वार्थ के हिसाब से उसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है। और उसका अध्यक्ष जो है उसी परिवार के अंडे बच्चे ही होते हैं, और यदि उसको सत्ता हासिल होती है तो उन्हीं अंडे बच्चों में से ही वो प्रधानमंत्री बनता है। ये उसका चरित्र है, ये उसकी फितरत है, ये उसका डीएनए है। बाकी उसको देश न उसको देश से कुछ लेना देना है, और न इसी देश की आवाम से कुछ लेना देना है। शोषण करना है जरूर, संसाधनों की लूट मचाना है जरूर, और सारी संस्थाओं को बंधक बना करके। और वो जेएनपीसी एक बहुत शातिर अपराधियों का गिरोह भी है, कुछ अपराधियों को छोड़ करके। तो इस तरह की जो ताकतें हैं, जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, और वाम दल, और इनकी रक्षा करने वाला बीजेपी। तो जैसा कि हमारे भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि इनसे आज़ादी जरूरी है। ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिसमें कि जेएनपीसी सबसे आगे है, वाम दल सबसे आगे है, बीजेपी भी उसी में है, और भी जो छोटे मोटे छत्रप हैं, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, टीएमसी के, और शिवसेना के, एनसीपी के, डीएमके और एआईएडीएमके के, टीडीपी के, वाईएसआरसी के, अकालियों के,
इनसे आज़ादी, इनसे मुक्ति, इनसे निजात, बस एकमात्र भी राजनीतिक उद्देश्य होना चाहिए, और वो शांति से, बगैर किसी हिंसा के, बगैर किसी आंदोलन के, इस मतपेटी पर, ये सबको ठानने की आवश्यकता है। अब वो चर्चा जो कि फारूक अब्दुल्ला ने चीन के पक्ष में बयान दिया था, कुछ चर्चा जो है पिछले एपिसोड में की गई थी, और कुछ और चर्चा की उसमें आवश्यकता है। तो जो ये 56 इंच वाले हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनके शासनकाल में वो जो है तमाम सुविधाओं का, विकास का एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें उनके राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, गद्दारियों की और भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों की जो रक्षा की जा रही है, उसको पाला जा रहा है, उनके गद्दारियों के पापों को धुला जा रहा है। तो इस तरह का जो पाप, इस तरह की जो गद्दारी बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार, मोदी जी के द्वारा की जा रहा है, उसको ढकने के लिए एक ऐसा माहौल। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का एक भारत द्रोह है, भारत राष्ट्र के खिलाफ एक इनकी गतिविधि है। अब ये फारूक अब्दुल्ला की क्या हैसियत है? कुछ नहीं। अब फारूक अब्दुल्ला भी बोल रहे, 56 इंच सीना वाले मोदी जी के सामने। तो जिस प्रकार से ये भारत विरोधी ताकतों के हौसले बढ़ रहे हैं, मोदी जी के राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे भारतीय जनता दल को पूरी आशंका है कि वो दिन दूर नहीं जबकि मोदी जी के राष्ट्रवाद के नकली मुखौटे के नीचे छुटभैया किस्म के भी जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वह भी आकर के मोदी जी के सामने ऐसे ही भारत विरोधी बयान देने की वो हिम्मत दिखाएंगे। एक दिन ऐसा भी आ सकता है, इसी प्रकार वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू के प्रांगण से नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो आकर इनके मुंह पर ही कहेगा, मोदी जी के मुंह पर ही कहेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो इस 56 इंच सीना वाले के सामने ही बोलेगा वो। राहुल तो बराबर जो है, राहुल जो है सरासर गद्दारी कर रहा है भारत के साथ और चीन के पक्ष में, डोकलाम के मुद्दे से लेकर के, और इसके बाद जब भी उसको मौका मिलता है तो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के खिलाफ वो गद्दारी करता है वो। तो उसी को देख करके जो छुटभैया किस्म के भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके हौसले बढ़ रहे हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे कोई भी हो। इसमें बीजेपी की गद्दारी जरा देखिए, यही तो देखने की आवश्यकता है। फारूक अब्दुल्ला के बयान को उसके बीजेपी के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? उनका बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, बीजेपी के लोग, कश्मीर की जो समस्या है वो गद्दार नेहरू की देन है। ये आपको पता है कि नहीं पता? पहले ये बता दीजिए।
तो नेहरू की गद्दारियों के कारण एक भारत विरोधी जो माहौल खड़ा किया गया, भारत विरोधी पाकिस्तान परस्त माहौल जो खड़ा किया गया जम्मू कश्मीर में, और बिल्कुल वो पाकिस्तान जो है, बिल्कुल वो कश्मीर जो पाकिस्तान के उपनिवेश की तरह, और कोई इसको गौर से और राष्ट्रभक्ति के नजरिए से देखेगा तब उसको पता चलेगा। पाकिस्तान से जो आए हैं उनको नागरिक से बनाते हैं, नागरिक ही नहीं बनाते हैं, बल्कि ऐसे भी उदाहरण आए थे कि जो सरकारी जमीन है वन विभाग की, वो भी जो है वो इन सबों ने दिलवाया है, यही आपका गुलाम नबी आज़ाद TNPC का। तो ये गद्दारी जो है वो करते जा रहे हैं, और मोदी जी उनके गद्दारियों के पाप को धुलते जा रहे हैं। ये गद्दारी है मोदी जी। तो राहुल जब भी मौका आता है कोई छोड़ता नहीं, वो मौका छोड़ता ही नहीं है भारत के खिलाफ, चीन के पक्ष में। जब भी मौका आएगा भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के पक्ष में। और इस इतनी बड़ी गद्दार राहुल को बीजेपी के जितने भी सिपह सालार हैं, यूट्यूबर्स हैं, उसको पप्पू के रूप में पेश कर रहे हैं कि भाई इस बंदे को पप्पू समझिए, ये देश का गद्दार नहीं है, ये पप्पू है। इस तरह से उसकी रक्षा करने की साजिश की जा रही है। और देश को भूलना नहीं चाहिए कि इसी जिसको पप्पू साबित कर रहे हैं, इसी को ये वाजपेयी जो प्रधानमंत्री था हमारे देश का, ये मैंने ड्रग की तस्करी, ड्रग की स्मगलिंग, नशीली दवाओं की तस्करी में बोस्टन अमेरिका में पकड़ा गया था, उसको ये बचाए थे हमारे वाजपेयी। तो बीजेपी की गद्दारी है यानी इस देश के खिलाफ, नेहरू परिवार को बचाने की। जो नेहरू परिवार हमारे सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाया, जो नेहरू परिवार चंद्रशेखर आजाद की हत्या करवाया, जो नेहरू परिवार इस देश को बंटवाया, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, उसकी रक्षा ये बीजेपी कर रही है। खैर, ये सारा संदेश भारतीय जनता दल यूट्यूब का पूरे देश में फैलवाएगा और जन जन तक ये बात जाएगी, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी बीजेपी वालों। तो ये पूरी आशंका है कि जो 56 इंच का सीना वाले मोदी जी हैं, उनके सामने कन्हैया के बाद छुट भैया भी आकर उनके मुंह पर ही बोलेंगे। तो इसके पहले तो वो JNU के प्रांगण से बुलवाया था, उनके सामने ही बोलेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये माहौल बना रहे हैं हमारे मोदी जी और बीजेपी वाले। सारी देश विरोधी ताकतों को कुचलने की जरूरत है। यदि आदरणीय हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू, के जज्बे को लाने की परम आवश्यकता है। तब वो जज्बा रहेगा, तब देश के लोग भी और देश के द्वारा जो चुना हुआ जो भी देशभक्त किस्म का जो प्रधानमंत्री होगा, उसके भी दिलो दिमाग में यदि कोई रंच मात्र भी बोला कि भारत के टुकड़े होंगे,
तुरंत उसको सेना के हवाले। तो यही दिखाता है कि एक तो देश के दुश्मनों को पालना और दूसरे स्तर पर बस हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, और उसके पक्ष में गजवाए हिंद आ रहा है, तो दारुल इस्लाम आ रहा है, तो मुगल आक्रांता है, ये सारी बातें। और इस मंसूबे को देखिए कितनी विचित्र दुखद बात है। इस मंसूबे को जो इस्लाम आस्था हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, आप समझ गए होंगे, इनको आप अपनी सुविधा अनुसार मुसलमान कहते हैं। मुसलमान कहना भारतीय ओम ताकत दल भारतीय माहौल के अनुरूप जो है न्यायपूर्ण नहीं मानता। उनको सर्वथा हमेशा भारतीय भाई बहन का नाता देने के लिए, भारतीय भाई बहन की इज्जत और प्रतिष्ठा बख्शने के लिए सिर्फ उनको भारतीय भाई बहन, और कैसा भारतीय भाई बहन, इस्लाम आस्था वाले। तो हमारे उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो असामाजिक कट्टरवादी तत्व हैं, वो इन्हीं के बीजेपी की जो ब्रिगेड है, उन्हीं के करतूतों को सप्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बताइए, ये हमारा देश जो है भारत के संविधान के द्वारा नियंत्रित है, सारी संस्थाएं उसके नियंत्रित हैं और उसी से संचालित भी हैं, कंडक्टेड भी हैं, आदेशित हैं, मैंडेटेड हैं, निर्देशित हैं, डायरेक्टेड हैं। तो हमारे भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा देश की सभी संस्थाएं, छोटी बड़ी, उसी के द्वारा नियंत्रित, कंट्रोल्ड और आदेशित, मैंडेटेड, संचालित, कंडक्टेड, निर्देशित, डायरेक्टेड है। इसलिए हमारा देश हिंदू राष्ट्र, न तो हिंदू राष्ट्र है, न तो इस्लामिक राष्ट्र है। मतलब ये भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। ये सभी भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह जानना चाहिए। और इसीलिए जो इधर जो ब्रिगेड है बीजेपी की, आरएसएस को जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उनको बिल्कुल माकूल जवाब दीजिए और मुंह पर। और इसके आधार पर जो ये राजनीति चमकाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी गिरोह जो है, हिंदू राष्ट्र का हम विरोध करते हैं, वह भी जो उस वकील, और वो वकील है सुप्रीम कोर्ट का। बताइए, सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो असदुद्दीन ओवैसी, उसके मुंह पर भी भाई वो ये आईना दिखाने की जरूरत है कि यह देश के लोगों को, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बरगलाता है। एक बात बताना जरूरी है कि ये जो ये भारतीय ओम ताकत दल इस यूट्यूब के माध्यम से बता रहा है, ये सार्थक तब होगा जब ये सारी बातें जनता के बीच में जाएंगी। अब लोग कितना देखते हैं, कितना इसके महत्व को पहचानते हैं, ये प्रश्न है। और तभी महत्व जब इसको लोग आगे बढ़ाएंगे। आज मतलब कि आज बच्चे वो सोशल मीडिया ऑपरेट करता है, फेसबुक ऑपरेट करता है, इंस्टाग्राम ऑपरेट करता है, यूट्यूब भी अपलोड करता है। इस सब का प्रयोग करके भारतीय ओम ताकत दल यही निवेदन करता है, इसको आगे बढ़ाइए, तब जाकर के इन विचारों की सार्थकता है। तो उस निवेदन के साथ साथ ये भी निवेदन है,
और लिंक और लिंक के लिए जो स्पेलिंग भारतीय आवाम ताकत दल की लिखी गई है वही स्पेलिंग जो है डाल करके सर्च मारिए। स्पेलिंग जो लिखी गई है जरा उसको पढ़ लीजिए। भारतीय के लिए क्या लिखा गया है? BHAARATEEY, भारतीय। थोड़ी वो शुद्धता का ध्यान रखा गया है। BHAARATEEY, भारतीय। भारतीय हो गया। अवाम, AWAAM, अवाम हो गया। ताकत, TAAQAT, ताकत। दल, DAL। यह टाइप करके सर्च मारिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिर से मैं कह देता हूं, तो इसको देखने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। यदि इस देश भारत की रक्षा करनी है तो उसको सुरक्षित करना है तो ये सारे वीडियो को जो कि भारतीय आवाम ताकत दल ने, मैंने काफ़ी इसकी संख्या, मैं समझता हूँ कि 550 से ऊपर ये YouTube ये भारतीयता के लिए वो समर्पित किया हुआ है। और लिंक के लिए ये बता रहा है वही कि जो स्पेलिंग जो है, जब भी आप कोई YouTube देखेंगे तो उसमें भारतीय आवाम ताकत दल का स्पेलिंग थोड़ी सी टिपिकल है, और वो टिपिकलिटी जो है सिर्फ शुद्धता के लिए है, भारतीय नहीं, भारतीय उस इत्यादि। वैसे तो फिर से कह दे रहा हूं कि भारतीय के लिए BHAARATEEY, भारतीय। अवाम, AWAAM, अवाम। और ताकत, TAAQAT, ताकत। और इसके बाद दल, DAL, दल। ये YouTube पर टाइप करके सर्च मारेंगे, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यही चीज आगे बढ़ाइए। इस YouTube की सार्थकता देश के हित में, सबके हित में तभी होगी जब इसको जनमानस में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब आप देखते होंगे कि YouTube पर कुछ कचरम बचरम भी चलता है, कुछ ज्यादा, लेकिन फिर भी उसकी परवाह न करते हुए भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाने के लिए इसको आगे बढ़ाइए आप लोग। ये एक सिंसियर रिक्वेस्ट है और एक भावनात्मक एक अपील है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से। तो बात हो रही थी कि फारूक अब्दुल्ला के उस बयान से। फारूक अब्दुल्ला हों या फारूक अब्दुल्ला का पूरा परिवार है, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, ये महबूबा मुफ्ती, और ये सब जो गद्दारी की खेती किया उस गद्दार नेहरू ने कश्मीर के मसले पर, उसी खेत की ये सब फसल है। तो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला पर या महबूबा मुफ्ती पर निशान साधने से कुछ नहीं होगा। इसकी गद्दारी को यदि इलाज करना है तो इसकी गद्दारी को देश को, इसकी गद्दारी के विषय में देश को बताना होगा। यही तो गद्दारी है बीजेपी के लोगों की। जहां जहां नेहरू की गद्दारी है उसको घुमा करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर घुमाते हैं। यही गद्दारी है इन सबों की। और ऊपर से मोदी जी का राष्ट्रवाद, सबका साथ सबका विश्वास, यही तो है उनका, इनके सबका साथ सबका विश्वास की असलियत। नेहरू की गद्दारियों को छिपाना, ढकना, और उसके लिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर निशाना बनवाना, यही इनका राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद भी है और सबका साथ सबका विश्वास भी है। यही उनकी असलियत है।
तो इतनी बड़ी साजिश ये बीजेपी भारत राष्ट्र के खिलाफ कर रही है। जेएनपीसी कितनी खतरनाक है शायद बीजेपी को भी जरूर मालूम होगा, तब भी उसकी रक्षा कर रही है। और उसके माने सारे धंधे चल रहे हैं, व्यापारी धंधे। मोदी जी खुद बताएं कि जो जमीन इस जेएनपीसी के वो मैंने वाड्रा जो सोनिया का दामाद है, ये प्रियंका वाड्रा या प्रियंका गांधी कहती है, गांधी पता नहीं वो कितनी टाइटल लेकर बैठी हुई है, कभी वाड्रा कभी गांधी। तो और फिर राहुल भी, ये सब हरियाणा के किसानों की और राजस्थान के किसानों की जमीन सब हड़पे हुए हैं कि वो दिखाने के लिए कभी कभी केस भी दिखाया जाता है। लेकिन सारे केस जो है मोदी जी और मोदी जी के सिपा सालारों ने, चाहे मनोहर खट्टर हो चाहे जो भी हो, वसुंधरा राजे भी थी इसके पहले राजस्थान की, इनके द्वारा पूरा केस ही जो है इन सबों ने वो निकल गए। अब वो हड़पी हुई जमीनों पर भी, खास करके राजस्थान में, यही जेएनपीसी अब निवेश करवा रही है। तो उसके माने पूरे व्यापारिक धंधे चल रहे हैं देश विरोधी ताकतों के, मोदी जी के छत्र छाया में, राष्ट्रवाद के माने छली और कपटपूर्ण राष्ट्रवाद के नीचे ये जेएनपीसी के सारे धंधे चल रहे हैं। यह देश को देखना बहुत जरूरी है। इस बीजेपी को उखाड़ना बहुत जरूरी है। बगैर इसको उखाड़े, मतलब कि देश विरोधी ताकतें को यदि रावण मानिए तो उनको अमृत देने वाली यही बीजेपी है। तो जिस प्रकार प्रभु राम ने रावण का संहार करने के लिए पहले उसके नाभि से अमृत सुखाया, उसी प्रकार इन देश विरोधी ताकतों का नाश करने के लिए बीजेपी रूपी जो अमृत इसको दे रही है, उसका नाश करना बहुत जरूरी है देश के हित में। और जेएनपीसी वालों ने तो गलत मानसिकता फैलाई थी, ये उससे भी आगे निकल गए। नेहरू की गद्दारियों की बात कभी व्यक्तिगत रूप से लोगों से जब बात की जाती है, खास करके हमारे सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से, वो फिर घुमा करके नेहरू की गद्दारियों पर ज़्यादा उनको क्रोध नहीं आता है और उनको आश्चर्य नहीं होता है। वो घुमा करके वह फिर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय, भाई ये सब मुसलमानों ने किया है, बस ये मानसिकता बनाई गई है हमारे सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में। और ठीक उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में वो जब भी इस नेहरू की बात करिए, वो कुछ नहीं, वो सीधे सारी गलतियों के लिए देश का सबसे बड़े अभिशाप के रूप में सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को मानते हैं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में। अक्सर आप बात करके देखिए, जब इस सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहन के समाज का क्या कोई शख्सियत है, तो बात करते करते फिर वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से, माने मुसलमानों पर वो चला आएगा। और उस प्रकार इस्लाम आस्था वाला यदि कोई है, उससे बात करें तो बात करते करते आरएसएस बीजेपी विरोधी पर चला आएगा। ये जो मानसिकता विकसित हुई है हमारे भारतीय समाज के इन दोनों तबकों में, ये बहुत ही खतरनाक है मुल्क के लिए। इसी मानसिकता के अधीन जो सबसे बड़ी गद्दार अभिशाप है ये जेएनपीसी, उसकी रक्षा हो रही है। और इस रक्षा की साजिश अब चला रही है बीजेपी। इसलिए बीजेपी का रहना इस देश के लिए बहुत ही खतरा है। राष्ट्रद्रोह है, भारत द्रोह है।
भारत राष्ट्रद्रोह है बीजेपी का। तो फारूक अब्दुल्ला को मत देखिए, फारूक अब्दुल्ला के किस तरह से ढक रही है, उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे वो बेहुदा फारूक अब्दुल्ला इसी देश का तुम खाता है, इसी देश की संसद का तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बात करता है तुम चीन की। लेकिन सिर्फ फारूक अब्दुल्ला पर बात की जाए तो बहुत बेईमानी और नाइंसाफी। उसको शक कौन दे रहा है? मोदी जी। मोदी जी पाल रहे हैं, मोदी जी का राष्ट्रवाद पाल रहा है इन देश विरोधी ताकतों को। और ये सारी बातें आप राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जज्बों से देखिए, आप शहीद आजम भगत सिंह के जज्बों से देखिए, आप अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के जज्बों से देखिए। इस प्रकार जितने भी हमारे अमर शहीद हैं उनके जज्बों देखिए, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी जी का राष्ट्रवाद इन सारी भारत विरोधी ताकतों को पालते हुए कितना छली है और कितना गद्दारी भरा हुआ है और कितनी बड़ी साजिश और कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं अपने देश के खिलाफ मोदी जी। ये देखने की आवश्यकता है। इसीलिए कुल मिलाकर के सारांश ये है कि जिसकी चेतावनी हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने दिया था, उस चेतावनी को साकार करना है। इन काले अंग्रेजों से देश को, भारत राष्ट्र को मुक्ति दिलानी है, आज़ादी दिलानी है। और वो तभी संभव है जबकि हम संप्रदायवाद को समाप्त करें, जातिवाद को समाप्त करें। अब जातिवाद का तांडव देख रहे हैं बिहार के चुनाव में। सारे टीवी चैनल वाले इनके विश्लेषण कभी आपने देखा होगा, सात परसों इंडिया टीवी वाला, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने ब्राह्मण हैं, तो इतने ठाकुर हैं, तो इतने कुर्मी हैं। अब इस दुष्ट को क्या कहा जाए? ये टीवी चैनल वाले, अब उनको बताना पड़ेगा कि उनका जो बिजनेस है, जो उनका ऑक्यूपेशन है, वह हमारे भारत के संविधान की धारा 19(1)(a) जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कि मौलिक अधिकार है, उसी के आधार पर वो मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट टू फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो संविधान के उस प्रावधान के आधार पर वो उसका बिजनेस है। और वही संविधान ये आदेश देता है कि हम भारत के लोग हैं, हम इसके अलावा कुछ नहीं है, तब भी ये संविधान विरोधी, यानी संविधान के उस प्रावधान के आधार पर उसका बिजनेस, करतूत उसके संविधान के खिलाफ। इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने कुर्मी हैं, इतने मुसलमान हैं, ये सब बोलते रहते हैं। इनको भी देश को महफूज करने के लिए, इस देश को सुरक्षित करने के लिए इनका विनाश जरूरी है। तो भारतीय जनता दल कहता है ये तभी संभव है जबकि भारतीयता का माहौल है। यदि भारतीय जनता दल की सरकार यदि निकट भविष्य में आती है तो इन सबका इंतजाम बहुत अच्छे से किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, इसमें वो कहने की जरूरत नहीं है। और भारतीय माहौल का एक एहसास सभी को होगा। वरना तो जो है बस इंडिया के नाम पर, जब इंडिया के इंपोर्टेड शब्द भी है, आयातित शब्द भी है, और एक बहुत खतरनाक अवधारणा भी है। सब कहते हैं कि भाई जो भारत का जो गांव देहात है वो भारत है, और जो संभ्रांतियों का ये सारो जो है ये इंडिया है। बताइए।
कैसे कैसे जो है इस हमारे मुल्क को विभाजित करने का, बांटने का इन्होंने अलग अलग शब्दावलियाँ, अलग अलग षड्यंत्र वो रचा हुआ है। खैर, सभी दुष्ट हैं और हो सकते हैं। मीडिया भी दुष्ट है और इसी तरह से जो संभ्रांतवादी ताकतें और सामंतशाही ताकतें, जिसके खिलाफ हमारे स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में चेतावनी दी थी कि ये मुल्क के लिए बड़े बड़े खतरनाक होते हैं। कौन? संभ्रांतवादी ताकतें, सामंतशाही ताकतें, जो कि मीडिया में, जो कि बौद्धिक वर्ग में, ब्यूरोक्रेसी में, न्यायपालिका जुडिशरी में इनका दबदबा है, इनका बोलबाला, इनका वर्चस्व है, इनका डोमिनेंस है। तो इनसे बहुत खतरा है इस मुल्क को। और ये हम नहीं, भारतीय जनता ताकत दल नहीं, स्वामी विवेकानंद ने ये चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस। इसको याद रखिए, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उनकी शब्दों को हमेशा आपके दिलो दिमाग पर रिवरबरेट करते रहना चाहिए, झंझनाते रहना चाहिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।